कहानी का अर्थ और स्वरूप। कहानी का अर्थ और व्युत्पत्ति और कथा से संबंध। सबसे पहले इसको पढ़ेंगे। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है सिर्फ यहाँ उसी पे हम फोकस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ऐसे भी ये चैप्टर समझ में कम आते हैं। सबसे पहले यह जानना जरूरी है, कहानी का मूल रूप कथा ही है। प्राकृतिक और अपभ्रंश में इसने कहा का रूप लिया है। प्राकृतिक रचना बडकहा और अपभ्रंश काव्य भविष्यदत्त कहा इसके उदाहरण है। कथा का उनवाचक रूप बना कहानियाँ। अपभ्रंश कहानी पद भी इस प्रचलित हुआ। विद्यापति कृतिलता में उसे कहानी पुरुष कहानी कहा गया, पर इसका दूसरा पाठ भी प्राप्त होता है, सुपुरुष कहानी। हाँ कहूँ इसका अर्थ किया जा सकता है कि 14वीं सदी तक मैथिली में इसका कहनी रूप भी प्रचलित हो चुका था। गोस्वामी तुलसीदास ने भी कहनी का उल्लेख किया है। साखी, सब्दी, दोहरा, कही, कहनी, उपखान। भोजपुरी में आज भी कहनी शब्द का ही प्रयोग होता है। हिंदी में इस कहनी शब्द ने कहानी का रूप ग्रहण कर लिया। सैयद इंसा अल्लाह ने अपनी कथा रचना का शीर्षक रखा रानी केतकी की कहानी। कहानी पद आरंभ में उपाख्यान और चरित्र के अर्थ में ही प्रयुक्त हुआ। इंसा अल्लाह खां ने रानी केतकी की कहानी का वैकल्पिक शीर्षक रखा था उदय भानु चरित्र, और सदल मिश्रा ने अपनी इसी श्रेणी की रचना को उपाख्यान नासिकोत्पाख्यान कहा था। लगता है इस अर्थ की सामान्यता होने पर भी पौराणिक कथाओं के लिए कथा और उपाख्यान तथा विशुद्ध लौकिक कथाओं के लिए कहानी शब्द का प्रयोग होने लगा था। 19वीं शताब्दी के पहले 3 चरणों में मुद्रित हिंदी कथाओं के लिए कहानी, उपाख्यान, वृत्तांत आदि पद प्रचलित थे। किस्सा, दास्तान और अफसाना शब्द अरबी फारसी से आकर हिंदी उर्दू में प्रयुक्त होने लगे थे। इसी समय बांग्ला की तरफ से एक पद आया उपन्यास, जिसे बालकृष्ण भट्ट, देवकीनंदन खत्री और किशोर लाल गोस्वामी ने हिंदी में भी नए प्रकार की लंबी कथा के पर्याय रूप में प्रतिष्ठित कर दिया। इसी प्रकार बांग्ला में छोटी कहानी के लिए छोटो गल्प या गल्प पद का प्रयोग प्रारंभ हुआ, जो हिंदी में भी जहाँ तहाँ प्रयुक्त हुआ है, पर बाद में नहीं चला। आधुनिक विधा के रूप में कहानी। भारत में प्राचीन काल से लेकर 19वीं शताब्दी के लगभग तीसरे चरण तक कथा का उपयोग प्रबंध, काव्य और नाटक में गौण तत्व के रूप में होता रहा है। गद्य में कथा रचने की परंपरा का आरंभ भी विष्णु शर्मा कृत पंचतंत्र से हो गया, यद्यपि उसे लिखित रूप कुछ बाद में ही मिला होगा। सर्वप्रथम बाण भट्ट ने कादंबरी और हर्षचरित्र के रूप में गद्य को काव्य के पद पर प्रतिष्ठित किया। शुबंधु और दंडी ने भी इस परंपरा को आगे बढ़ाया, पर उसके बाद यह परंपरा क्षीण हो गई। 19वीं शताब्दी में भारत में मुद्रण यंत्र के प्रवेश के बाद कथा न केवल बाल बुद्धि के मनोविनोद के लिए पुस्तक का रूप ग्रहण करने लगी, वरन वह लेखक के विचारों, भावों और नैतिक बोध की अभिव्यक्ति का साधन भी बनने लगी। कथा के इन्हीं रूपों में हिंदी में उपन्यास और कहानी का विकास हुआ। आधुनिक विधा के रूप में कहानी पद का प्रयोग 19वीं सदी के अंतिम वर्ष में सरस्वती के प्रकाशन आरंभ के साथ उसके संपादकों ने लघु आकारी कथाओं के प्रकाशन की आवश्यकता महसूस की। यह पत्रिका की आंतरिक आवश्यकता भी थी और अंग्रेजी में लोकप्रिय हो चुकी शॉर्ट स्टोरी का प्रभाव भी। सरस्वती के पहले ही अंक में प्रकाशित किशोरीलाल गोस्वामी की जिस रचना को 1928 से 29 में शुक्ल जी ने और अन्य आलोचकों ने भी कहानी कहा, उसे स्वयं शुक्ल जी ने आख्यायिका कहा था। गोस्वामी जी ने आख्यायिका कहा था। संभवतः सर्वप्रथम श्याम सुंदर दास ने अंग्रेजी में की शॉर्ट स्टोरी विधा के लिए हिंदी में आख्यायिका पद का प्रयोग
आरंभ किया। जनवरी 1900 में सरस्वती के प्रथम अंक में ही, जिसके संपादक मंडल में श्याम सुंदर दास भी शामिल थे, इंदुमती आख्यायिका के नाम से प्रकाशित हुई। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भी 1903 में सरस्वती का संपादक नियुक्त होने के बाद इस नई कथा विधा के लिए आख्यायिका पद को स्वीकार कर लिया। आख्यायिका खंड शीर्षक स्तंभ में खुद की 4 आख्यायिकाएं, 3 देवता, महारानी चंद्रिका, स्वर्ग की झलक और भारतवर्ष का तारा प्रकाशित की। इसके बाद नियमित रूप से सरस्वती में उनकी आख्यायिकाएं प्रकाशित होती रहीं। उल्लेखनीय है कि यहाँ कथा और आख्यायिका का भेद भुला दिया गया। भामह के अनुसार कथा की वस्तु कल्पित, जबकि आख्यायिका की खयात अथवा ऐतिहासिक होती थी। एक रोचक तथ्य यह है कि स्वयं गोस्वामी जी ने इंदुमती को तो आख्यायिका पर अपनी इसी श्रेणी की दूसरी रचना गुलबहार को उपन्यास कहा था। स्वयं शुक्ल जी ने भी अपनी रचना 11 वर्ष को समय को आख्यायिका ही कहा था। तनिक बाद में जयशंकर ने भी अपनी छोटी कथा रचनाओं को आख्यायिका नाम से ही अभिहित किया। इंदु में आख्यायिका, मर्यादा, माधुरी, विशाल भारत आदि में बंगला के अनुकरण पर गल्प पद प्रचलित रहे। हिंदी में बंगला और अंग्रेजी के प्रभाव से कहानी का लेखन प्रकाशन तो आरंभ हो गया, पर इसके नामकरण और स्वरूप निर्धारण की प्रक्रिया लंबे समय तक चलती रही और सच पूछे तो वह आज भी जारी है। लगभग 1936 तक आख्यायिका, गल्प, कहानी पद साथ साथ प्रयोग में चलते रहे। प्रेमचंद ने 1908 में प्रकाशित अपनी कहानी संग्रह सोजे वतन की भूमिका में पहली बार शॉर्ट स्टोरी पद के अर्थ में कहानी पद का प्रयोग किया था, पर हिंदी में आने के बाद वे अपनी कहानियों में कभी कहानी, कभी आख्यायिका, कभी गल्प कहते रहे। 1936 में प्रेमचंद उच्च कोटि के कहानीकार के रूप में प्रतिष्ठित हो चुके थे। कहानी उनकी अवधारणा भी एक मुकाम पर पहुंच चुकी थी, पर कहानी के लिए वे आख्यायिका और गल्प का भी प्रयोग करते रहे। मानसरोवर के प्रथम भाग के प्रकाथन से स्पष्ट है कि वे अब तक शॉर्ट स्टोरी के लिए किसी निश्चित हिंदी पद का चयन नहीं कर सके। उधर रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास में शॉर्ट स्टोरी के लिए छोटी कहानी पद के प्रयोग पर जोर दिया और शुक्ल जी की स्वकृति की मुहर लगने के बाद चौथे दशक में शॉर्ट स्टोरी के लिए छोटी कहानी पर आलोचकों और कहानीकारों दोनों के बीच लगभग मान्य हो गया। अंग्रेजी में के शॉर्ट स्टोरी पद और अवधारणा से कहानी का संबंध। यद्यपि विधा के रूप में शॉर्ट स्टोरी को मान्यता सरस्वती में 1900 में प्रकाशित किशोरीलाल गोस्वामी की रचना इंदुमती से ही मिल चुकी थी, पर अंग्रेजी के शॉर्ट स्टोरी पद के अर्थ में इसका प्रयोग पहली बार प्रेमचंद ने 1908 में किया, जिस समय रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के प्रथम संस्करण में छोटी कहानी और उसके पर्याय के रूप में कहानी और आधुनिक कहानी पदों का प्रयोग किया। उस समय अमेरिका और यूरोप में छोटी कहानी अपने विकास की कई मंजिलें पार कर चुकी थी। हिंदी में अभी कथा तथाकथित छोटी कहानी में रूपांतरित होने की प्रक्रिया से गुजर रही थी। मूल प्रश्न यह है कि छोटी कहानी है क्या? वस्तुतः छोटी कहानी को बनाए सांचे में ढाली हुई परिभाषा में बांधना संभव नहीं। यह एक विकासमान विधा है और अभी उसकी विकास प्रक्रिया जारी है। कहानी का आकार। उपन्यास और कहानी की भेदक पहचान का एक आधार उनका आकार भी माना जाता है। उपन्यास का आकार बड़ा और कहानी का आकार छोटा होता है। एडगर एलन पो के अनुसार कहानी मात्र इतनी लंबी होनी चाहिए कि वह आधे घंटे से लेकर 2 घंटे में समाप्त हो जाए, जिसमें अधिकतम 20,000 न्यूनतम 1000 शब्द हों। 1000 से कम शब्दावली कहानियों को अंग्रेजी में लेस फिक्शन, शॉर्ट स्टोरी या माइक्रो स्टोरी के नाम से जाना जाता है और 20,000 से अधिक आकार वाली कथाओं को नॉवेल कहते हैं। पर यह आकार निर्धारण निर्विवाद हो ऐसा नहीं कहा जा सकता। हिंदी में 150 से लेकर 10,000 शब्दों तक की कहानियों को कहानी यानी छोटी कहानी के अर्थ में कहा गया है।
लघु कथा की शब्द संख्या 150 से 300, कहानी की शब्द संख्या 1000 से 3000 और लंबी कहानी की शब्द संख्या 4000 से 15000 प्रस्तावित की जा सकती है। कहानी की पहचान का प्रमुख आधार। आकार कहानी की पहचान का एक बहुत स्थूल मानक ही बन सकता है। यह तो सर्वस्वीकृत तथ्य है कि शॉर्ट स्टोरी विधा पहले यूरोपीय भाषाओं में विकसित हुई। उत्तर भारत में पहले बांग्ला में और उसके बाद हिंदी में शॉर्ट स्टोरी भिन्न भिन्न नामों से प्रचलन में आई। बांग्ला में रविंद्रनाथ टैगोर ने 19वीं सदी के अंतिम दशक में शॉर्ट स्टोरी के नमूने पर छोटो गल्प और गल्प नाम से लगभग 44 रचनाएं लिखी, जो उनके साधना नामक मासिक पत्रिका में प्रकाशित हुई। उसके अगले दशक 1900 से 1910 में हिंदी उर्दू में इसी श्रेणी की रचनाएं सरस्वती जमाना आदि पत्रिकाओं में आख्यायिका और कहानी के रूप में प्रकाशित हुई। अनेक आलोचकों ने शॉर्ट स्टोरी को प्रथमतः उपन्यास के संदर्भ में ही पहचानने का प्रयास किया। उनके अनुसार छोटी कहानी उपन्यास की तुलना में कम जटिल, सामान्यतः किसी एक प्रसंग पर केंद्रित होती है। हिंदी में प्रेमचंद और रामचंद्र शुक्ल ने कहानी के स्वरूप निर्धारण का प्रयास किया था। मानसरोवर भाग 1 प्राकथन में प्रेमचंद लिखते हैं, वर्तमान आख्यायिका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण और जीवन के यथार्थ स्वाभाविक चित्रण को अपना ध्येय समझती है। उसमें कल्पना की मात्रा कम, अनुभूतियों की मात्रा अधिक होती है, बल्कि अनुभूतियाँ ही रचनाशील भावना से अनुरंजित होकर कहानी बन जाती है। इसी प्राकथन में वे आगे लिखते, सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर हो। वे मानते हैं कि उपन्यासों की भांति कहानियाँ भी कुछ घटना प्रधान होती हैं, कुछ चरित्र प्रधान कहानी का पद ऊंचा समझा जाता है, मगर कहानी में बहुत विस्तृत विश्लेषण की गुंजाइश नहीं होती। यह हमारा उद्देश्य संपूर्ण मनुष्य को चित्रित करना नहीं, वरन उसके चरित्र का एक अंग भर दिखाना है। वे इसमें यह जोड़ते हैं कि कहानी जीवन के बहुत निकट आ गई है। उसकी ज़मीन अब इतनी लंबी चौड़ी नहीं है, उसमें कई रसों, कई चरित्रों और घटनाओं के लिए स्थान नहीं है। अब वह केवल एक प्रसंग है, आत्मा की एक झलक, जिसका सजीव मर्मस्पर्शी चित्रण है। एक तथ्यता, उसमें प्रभाव, आकस्मिकता और तीव्रता भर दी है। अब उसमें व्याख्या का अंश कम, संवेदना का अंश अधिक रहता है। उसकी शैली भी अब प्रभावमय हो गई है। लेखक को जो कुछ कहना है वह कम से कम शब्दों में कह डालना चाहता है। वह अपने चरित्र के मनोभावों की व्याख्या करने नहीं बैठता, केवल उसकी ओर इशारा भर कर देता है। वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते कि गल्प का आधार अब घटना नहीं, मनोविज्ञान की अनुभूति है। आज लेखक केवल कोई रोचक दृश्य देखकर कहानी लिखने नहीं बैठ जाता। उसका उद्देश्य स्थूल सौंदर्य नहीं है, वह तो कोई ऐसी प्रेरणा चाहता है जिसमें सौंदर्य की झलक हो और उसके द्वारा वह पाठक की सुंदर भावनाओं को स्पर्श कर सके। शुक्ल जी के अनुसार घटनाओं के विन्यास की यह वक्रता या वैविध्य उपन्यास और आधुनिक कहानियों का वह प्रत्यक्ष विशेषता जो उन्हें पुराने ढंग की कहानियों से अलग करती है। इसी आधार पर शुक्ल जी ने राजा शिव प्रसाद के राजा भोज का सपना या वीर सिंह के का वृत्तांत को आधुनिक कहानी माना है। आधुनिक कहानी नहीं माना, सॉरी। इसी सिलसिले में शुक्ल जी ने इस तथ्य का भी उल्लेख किया कि अंग्रेजी पत्रिकाओं में प्रकाशित होने वाली छोटी आख्यायिकाओं या कहानियों से प्रेरणा लेकर बांग्ला में वैसी ही कहानियाँ गल्प के नाम से प्रकाशित होने लगी थी। उनके अनुसार ये कहानियाँ जीवन के बड़े मार्मिक और भावव्यंजक खंड चित्र के रूप में होती थी और उनसे प्रेरणा ग्रहण कर सरस्वती में इस प्रकार की कहानियाँ प्रकाशित होने लगी थी। शुक्ल जी ने भी स्वीकार किया कि हिंदी ने कहानी का ढांचा पश्चिम से लिया है, पर उन्होंने सावधान किया कि यह ग्रहण ढांचे तक ही रहना चाहिए। इसका मुख्य कारण कदाचित यह था कि शुक्ल जी के समय में हिंदी में जो कहानियाँ लिखी जा रही थी उनका हिंदी साहित्य के इतिहास में समावेश यूरोपीय विद्वानों तथा स्थिर कहानी के सिद्धांत की कसौटी पर नहीं किया जा सकता था।
शुक्ल जी ने इसे देखते हुए छोटी कहानी के संबंध में एक लचीला दृष्टिकोण अपनाया था। जिस समय हिंदी 20वीं शताब्दी के छठे दशक में प्रविष्ट हुई, विश्व स्तर पर कहानी का रूप अत्यधिक वैविध्यपूर्ण और जटिल हो चुका था। पिरांडेलो, सिसिली, चेकोस्लोवाकिया, जापान, अर्जेंटीना जैसे वहाँ के कहानीकारों ने कहानी के स्वरूप में क्रांतिकारी परिवर्तन कर दिया। कहानी रचना के मूल उपकरण उल्लेखनीय रूप में बदल चुके थे। घाटाटोपयुक्त या आश्चर्यपूर्ण घटनाएं जो सामान्यतः 19वीं सदी की कहानी पहचान हुआ करती थी, 20वीं सदी के कहानीकारों के लिए महत्वपूर्ण नहीं रह गई। सूक्ष्म कार्य, व्यापारों और सामान्य प्रसंगों में उसकी रुचि ज़्यादा हो गई। आरंभिक 20वीं शताब्दी के प्रभावशाली लेखक शेरवुड एंडरसन का मानना है कि कहानी के केंद्र में एक कथानक होने की अनावश्यक धारणा ने कहानी को सबसे ज़्यादा बर्बाद किया। उसके अनुसार कहानी का उद्देश्य रूप को प्राप्त करना ना कि कथानक को। 20वीं शताब्दी में छोटी कहानी के इतिहास के रूप के प्रति झुकाव और प्रयोग की प्रवृत्ति हावी होती दिखाई पड़ती है। भले ही इस सदी के लोकप्रिय कहानीकार ओ हेनरी पॉल मोरान आदि कथानक के अनुसार कहानियाँ लिखते रहे हों, अपेक्षाकृत बड़े लेखक संरचना के लिए दूसरी ओर देखने लगे, जिनके प्रति हल्के पाठकों की प्रतिक्रिया होती है कि इन कहानियों में तो कुछ होता ही नहीं है। अर्नेस्ट हेमिंग्वे की ए क्लीन वेल लाइटेड प्लेस जैसी कहानियों में बाहरी कार्य व्यापार इतना कम है कि उनमें कोई संरचना ही दिखाई नहीं पड़ती। इस प्रकार की कहानियाँ बाहरी द्वंद्व की अपेक्षा मनोवैज्ञानिक द्वंद्व के चारों ओर बुनी जाती है। हेमिंग्वे की कतिपय और डॉक्टर D.H. लॉरेंस, कैथरीन मैन्सफील्ड की अनेक कहानियों में बाहरी कार्य व्यापार और घटनाओं का महत्व गौण है। फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि विश्व स्तर पर भी 20वीं शताब्दी के कहानी लेखक की संरचनात्मक समस्याओं का समाधान हो गया है। प्रारंभिक संरचना के अभिकर्ता के रूप में आश्चर्यजनक और कौतूहलजनक प्रसंगों का शताब्दी के माध्यम में ही व्यापक रूप में बहिष्कार हो गया। अब छोटी कहानी एक छोटे पर बौद्धिक दृष्टि से ज़्यादा मांग करने वाले पाठक वर्ग का प्रिय कथारूप हो गई। हिंदी के कहानीकार भी इस दिशा में सक्रिय हैं। संरचना की दृष्टि से चौथे दशक में हिंदी कहानी प्रौढ़ता पर पहुंच गई, जिसका श्रेय प्रेमचंद के साथ जैनेन्द्र और अज्ञे को है। 5वें दशक में मंटो और बेदी ने और छठे दशक में अमरकांत मोहन, राकेश कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, शेखर जोशी, इंतजार हुसैन, निर्मल वर्मा, रेणु आदि ने कहानी की संरचना को अपेक्षित ऊंचाई पर पहुंचा दिया। पर विश्व स्तर पर पहुंचाने की जल्दीबाजी और उतावली ने अनेक कहानीकारों को हास्यास्पद भी बना दिया। किसी भी साहित्य विधा का स्वरूप उस भाषा के बोलने वालों के बौद्धिक और सांस्कृतिक स्तर पर निर्भर होता है। वस्तुतः किसी भाषा का बौद्धिक सांस्कृतिक स्तर भी उसकी साहित्य विधाओं के रूप में और संरचना का निर्धारण करता है। 21वीं शताब्दी की कहानी की संरचना कैसी होगी, यह हिंदी क्षेत्र के जीवन में आने वाले बौद्धिक सांस्कृतिक बदलाव पर निर्भर है। कहानी और उपन्यास। कथ्य की दृष्टि से उपन्यास और कहानी में कोई मौलिक अंतर नहीं है। दोनों का संबंध मानव जीवन की सच्चाइयों और संवेदनाओं से होता है। अंतर यह है कि जिस उपन्यास में मानव जीवन की सच्चाइयों और संवेदनाओं का एक विजन में समाहार होता है, वहाँ कहानी मात्र एक सच्चाई या संवेदना के बिंदु पर केंद्रित होती है। कहानी का यथार्थ उपन्यास के यथार्थ की तरह जीवन में व्यापक संदर्भों से युक्त नहीं होता। कहानी में उपन्यास की तरह पात्रों का बाहुल्य भी अपेक्षित नहीं होता। अधिकतर तो कहानी में एक पात्र ही होते हैं। यदि कथ्य की अनिवार्यता के कारण कुछ अधिक पात्र आते भी हैं तो उनकी कोई स्वतंत्र भूमिका नहीं होती। कहानी के केंद्रीय पात्र का भी पूरा चरित्र कहानी का विषय नहीं बनता। उसके चरित्र का कोई मार्मिक प्रसंग, कोई करारा संकट, कोई अप्रत्याशित स्थिति, कोई मनोवैज्ञानिक द्वंद्व ही कहानी का विषय बनता है। कहानी में यथार्थ की स्थिति बिजली की चमक की तरह होती है, जहाँ यथार्थ सामाजिक संबंधों
जहाँ यथार्थ का कोई क्षण सहसा उद्भासित हो जाता है। उपन्यास में मनुष्य के जीवन, उसके सामाजिक संबंध, उसकी मनोवैज्ञानिक समस्याओं आदि के अवलोकन, विश्लेषण और अंकन के लिए पर्याप्त अवकाश होता है। कहानी में यथार्थ की अभिव्यक्ता इतने व्यापक पैमाने पर नहीं होती। कहानी में यथार्थ उद्भासित हो पाता है, विश्लेषित नहीं हो पाता। एडगर एलन पो के अनुसार कहानी अपने को किसी लाजवाब या एकल प्रभाव पर केंद्रित रखती है और प्रभाव की समग्रता ही उसका प्रमुख लक्ष्य होता है। पो का मानना था कि शॉर्ट स्टोरी की निश्चित पहचान उसकी अवंती है। कहानी का उद्देश्य। कथा का उद्देश्य सामान्य कोटि का मनोरंजन और उसके साथ साथ किसी उपदेश की व्यंजना या किसी नैतिक मूल्य का प्रतिपादन होता था। आधुनिक कहानी का उद्देश्य मनोरंजन या किसी नैतिक मूल्य का प्रतिपादन नहीं रह गया। बंग महिला आदि ने अपनी कहानियों के माध्यम से समकालीन स्त्री की पीड़ा और पुकार को प्रभुत्व संपन्न पुरुष समाज तक पहुंचाने का प्रयास किया था। नवाब राय ने एक बेहद शक्तिशाली और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध दमित शासित वर्ग की व्यथा और विद्रोह को वाणी दी थी। भारतेंदु युग की पत्रिकाओं में व्यक्तिगत निबंधों, लेखकों और संपादकीय टिप्पणियों के माध्यम से औपनिवेशिक शासन में कराहते और सामाजिक अंतर्विरोधों से ग्रस्त भारतीय जीवन की यथार्थ तस्वीर पेश की जा रही थी। छोटी कहानी की अवधारणा।